अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। आज की तमाम तर यानी 1 बजे की सारी डेवलपमेंट्स के साथ उसके ऊपर तज्ज़िये तबसरों के लिए हम हाजिर खिदमत हैं। जैसे नाज़रीन पंजाब की इलेक्शंस जो सूबाई इलेक्शंस हैं उन पर नज़रें मरकूज़ थी। अब चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का भी मामला था तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के जो इलेक्शंस होने उसके ऊपर भी नज़रें सबकी मरकूज़ हैं, इसलिए क्योंकि गवर्नर KP की इलेक्शन कमीशन से मशावरत जारी है, इजलास जारी है। अब वहाँ तारीख क्या बनती है और क्या किस वक्त ये तयन किया जाता है कि उसके इलेक्शंस होंगे, वो हम जैसे ही इजलास ख़त्म होगा तब तक आपको अपडेट करेंगे। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाज़रीन को ये भी साथ साथ बताते चलें कि इमरान खान के वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में पेशी भी हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आपको बात करते रहे कि इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और उसके ऊपर क्या एतराज़ था और क्या ख़त्म किया गया है काशिफ साहब से पूछेंगे। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की आज जो रैली है, उन्होंने रैली का कहा 1 बजे का टाइम दिया हुआ है, वो ज़मान पार्क से चलेंगे और दाता साहब पर जाकर इख्तिताम पजीर होनी है। वो कौन से रूट्स हैं, क्या हैं, वो सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। और मुल्क में असल हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है, ये किसकी जानिब से कहा गया है, फर्दर आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम में आपको हम अपडेट करेंगे। सर आपको क्या लगता है, जिस तरह पंजाब की अब आई है डेट आ गई ना, वो तो 30 अप्रैल दे दी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर सदर मुमलिकत ने। हाँ, तो जो लेकिन अफसोसनाक बात लबीबा कि जो मुशावरत हो रही है उसके अंदर आराम से टाइम डेट दे दी जाएगी। आप देखने के मेरे ख्याल में 5 से 6 दिन गुजर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं, और बड़ा क्लियर ऑर्डर था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो डेट अनाउंस करें। लेकिन सद अफसोस है कि अभी भी उसको लटकाया जा रहा है। और इस वक्त भी जो है मीटिंग हो रही है गवर्नर हाउस में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी मेखल में वक्त है जो गवर्नर साहब से, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। इलेक्शन का तो आपने टाइम देना 52 या 56 डेज का शेड्यूल किया जा सकता है। यस, शेड्यूल भी उसमें उनको करना है। और अभी तक जो अलार्मिंग बात है कि कल रात को 12 बजे तक शेड्यूल नहीं दिया गया पंजाब के इलेक्शंस का भी, वो भी मुझे अलार्मिंग लग रहा है। तो फिशी लग रहा है मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसकी नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली, उसको बे करना सब पे लाजिम है। और उसके अगर नहीं करेंगे तो हिने अदालत लगेगी और 90 डेज लैप्स करेंगे तो फिर आपके ऊपर आर्टिकल 6 भी अप्लाई हो सकता है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर साहब हैं गुलाम अली साहब जी, ये दरअसल अजीज़ हैं, बहुत करीबी अजीज़ हैं मौलाना फजल रहमान साहब के। अच्छा। मैं समझी हैं, हाँ जी, ठीक है जी। और लेकिन अपनी ख्वाहिशात के तहत आप आइन की रबड़ आइन को जो है मरोड़ तोड़ नहीं सकते, वो रबड़ की मोम की नाक नहीं बना सकते। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस होंगे और होने चाहिए, अदरवाइज पॉलिटिकल केओस और जो मामला इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि जिस तरह पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब सूबाई उसके असम्बली के लिए जिस तरह दे दिए गए हैं, डेट दे दी गई है, तो अभी जो मुशावरती इजलास चल रहा है उसके डेट देनी पड़ेगी। ओके, उसके अलावा कोई आपके पास हल नहीं है, क्योंकि 90 डेज के बाद एक और जो बात है कि जो निगरान हुकूमतें बनी हैं वो बायस है या न्यूट्रल है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। लेकिन 90 डेज के बाद उनकी आईनी हैसियत ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद जो रमूज़ हुकूमत है वो कौन चलाएगा। और मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो ये हो नहीं सकता कि गैर मुंतखब नुमाइंदों को जिनको इलेक्शन करवाने के लिए लाया गया दोनों सूबों में, उनको 90 डेज के बाद आप हुकूमत थमा दें और वो उसकी गुंजाइश ना आइन देता है, ना कानून देता है, ना सियासत देती है। तो ये मामला आज लगता है कि बादल ना ख्वास्ता गवर्नर साहब को डेट देनी पड़ेगी, जितना वो डिले कर सकते थे कर लिया। और अगर आज भी नहीं देते तो आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके खिलाफ एक्शन में आएगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, वीडियो लिंक के ज़रिए आपको पता है कि पेशी की गई है। अच्छा, अब जब आज के दिन पेशी वीडियो लिंक पर दी जा सकती थी, तो वो इतनी देर से जब ये एक बात की इस्तदा किए जा रहे थे कि मेरी जान को ख़तरा है, तो हम पहले उनका पेशी में जाना, मैं सबसे पहले आपको करेक्ट कर दूं कि आज भी वो वीडियो लिंक पे नहीं आए हैं। अच्छा, ये बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई है इमरान खान के वकला की तरफ से कि इमरान खान के ऊपर 76 या 78 FIRs कर दी गई हैं और उनका मौक़िफ़ है कि ये सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है
और इसमें कोई केस ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है पेश ना होकर, जो मतलब उसमें पेश होना लाजिम नहीं है। ये वकला का कहना है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी ह्यूमन के लिए 74 केसेस में हर दिन या दिन में 2-3 दफ़ा या हर दिन के बाद पेश होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और मैं उनका एक और ये भी मौक़िफ़ है इमरान खान के वकला का कि जो मरकज़ी मुल्ज़म बनाया गया है इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का, उसको तो आप वीडियो लिंक पे ले रहे हैं जी, ठीक है जी। और आप जब इमरान खान जो मकबूल आम लीडर हैं इस वक्त, आप उनको जो है वो अदालतों में बुला रहे हैं तो उनकी जान को भी खतरा है, तो इसलिए उनको वीडियो लिंक के ज़रिए अदालतों में ले लिया जाए। वो ये मतलब इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। वो ये इसके ऊपर कोई एतराज़ लगाया गया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, वो एतराज़ हट गया। मैं बेसिकली बात ये करी थी कि इसी के ऊपर जब एतराज़ लगाया गया था तो पहले जब वो ये बात कर रहे थे कि मेरी जान का खतरा है तो एतराज़ात थे, और अब मैंने ये नहीं कहा था कि वो पेशी है, वो आपने शायद आप समझे नहीं। तो अब एतराज़ उठाकर बात सुनने की क्या ज़रूरत थी, मैं ये कहना चाह रही थी। जाहिर है कि अब 78 FIRs है जी, और जाहिर है कि उनका कानूनी हक भी है किसी भी मुल्ज़म का, क्योंकि इस वक्त इमरान खान को तो मुल्ज़म है ना जी, तो 78 FIRs है और 78 केसेस में वो मुल्ज़म है, तो उन पे अदालतों में पेश होना लाजिम है। हाँ। तो लेकिन आप देखें ना कि एक इंसान जो है 78 केसों में हर रोज या हर जगह पेश होना मुमकिन नहीं है, नजर ये आ रहा है। सर, तो वो चाह रहे कि हम वीडियो लिंक के जरिए आप हमें ले लें, हम कहीं नहीं बात। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं और हम इन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिलाली साहब, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान गवर्नर हाउस पेशावर में बैठे हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से उनकी बातचीत चल रही है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इलेक्शन के लिए। कैसे देखते हैं आप उसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को तो मेरे ख्याल में 5-6 दिन हो चुके हैं। भाई मैं तो हैरान हूँ कि ये अभी बातचीत कर रहे हैं 5-6 दिन बाद। इस वक्त करते क्या रहे हैं 5-6 दिन? दूसरे मुल्कों में इलेक्शन कमीशन जो है 48 घंटे में इलेक्शन होल्ड करते हैं जी। तो इधर तो 5 साल में नहीं कर सकते हैं। ये किस किस्म का इलेक्शन कमीशन है, कौन किस्म के ऑर्डर है? और ये गवर्नर साहब 5 दिन बैठे रहे, मैं तो हैरान हूँ। मैं तो ज़फ़र साहब, वो बहुत से एक्सक्यूजेस भी तो दे रहे हैं कि हमारे फाइनेंस का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, बहुत से मसले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अकेला ये काम नहीं कर सकते। क्या फाइनेंस के मसले जुड़े हुए हैं? 2008 में दहशत गर्दी पीक पे थी, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा। तो 2008 में इकोनॉमी का भी, और हालात इकोनॉमी का तो खैर अब जो है वो किसका कसूर है सब लोग जानते हैं, मगर ये सब बहाने हैं जी। सबको पता है 74 केसेस, ये 75 केसेस, खुदा जाने कितने केसेस, इस किस्म के बहाने, डिलेइंग, डिबी डैलिंग, लोगों पे इल्जाम, झूठे इल्जाम। बोले जी ये मुल्क इज अ फेल्ड स्टेट, ये फेल्ड स्टेट हो गया है, बैंकरप्ट फेल्ड स्टेट, और अब तक यही हरकतें करते रहते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, अगर ये डिले कर भी लेते हैं, आज अगर इजलास में डेट का अनाउंस नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है इसके ऊपर तौहीन लगेगी? और अगर डिले कर भी लिया तो फिर कितनी देर तक डिले कर सकते हैं इसको? हाँ, तौहीन क्यों लगेगी? आज तक सुप्रीम कोर्ट ने किस गवर्नर के खिलाफ तौहीन किया है? क्या छोड़े आप बातें, आप सब लोग, हम सब जानते। देखिए बात असल ये है कि अवाम को सब चीज पता है। आप अवाम को जाके बात करें ना, उनसे पूछें इसके बारे में, उसके बारे में, जो जवाब आपको मिलेंगे वो बिल्कुल ठीक जवाब होंगे। ये तो हम तो अपने शो वो करके ऐसे ही बातें करते हैं, मगर सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, कौन किसके खिलाफ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है, कौन पैसे बना रहा है, कौन लूट रहा है, किसके खिलाफ इल्जाम पे इल्जाम उठा रहे हैं। एक आदमी को 74-75 केसेस, कभी सोच सकते हैं आपके एक आदमी के पीछे लगे हो अगर विक्टिमाइजेशन नहीं हो रहा हो? वी आर यूजिंग द लॉ टू अब्यूज द लॉ। ये बाहर के लोग सब देख रहे हैं। तो ये जो मामला है, आप जो कह रहे हैं कि बाहर के लोग देख रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में दुनिया में मेरे ख्याल में वाहिद एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन पे 78 FIRs हो गई। वाहिद आदमी है, और जिसको कहा जाता है तुम पेश हो, और वो जो कातिल है उसका वुड भी कातिल, उसको कहा जाता है तुम ठीक है, तुम्हारा लाइफ डेंजर में है, तुम उधर से ही दे दो,
अपने जेल से इंटरव्यू दे दो। सोचो तो सही है। इट इज अ कंपैरिजन। देखिए, कहने की बात ये है, मैंने 40 साल फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में गुजारे। बड़ी जगह मैं सफीर रह चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले चीज जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है लोग हंसने लगते हैं। भाई ये किस किस्म का मुल्क है, और ये एटॉमिक पावर है। और आज रोज आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि हमारे बम कैसे चोरी होंगे। खुद पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि कौन आएगा और क्या करेगा और कैसे ले जाएगा। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली, एसेट्स के ऊपर हम लोगों के तो फिर इस तरह से तो बहुत ज्यादा तहफुजात होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए किसी ब्लॉग में आप चले जाएं, अभी मैंने डिस्कशन पढ़ा है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि कौन किधर, आप यकीन करें कि वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं किधर छुपाएंगे हम। कैन यू बिलीव इट? जफर अलाली साहब, कल से एक जो थ्योरी है वो मार्केट में जो है फ्लोट की गई है, बल्कि शेख रशीद साहब ने भी अपने बयानात में ये कहा है कि जी बैकडोर के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामला ठीक हो जाएंगे। कुछ इस बारे में अगर आपका नॉलेज हो तो। पता नहीं जी, मुझे बैकडोर के बहुत होते हैं। कभी कहते हैं वो मिलते ही नहीं है, कभी कह रहे हैं मिल रहे हैं, कभी कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब बीच में आ रहे हैं। ठीक है, सब लोगों का हमारा इक्वल स्टेक होना चाहिए इस मुल्क की तरक्की में, फिर इक्वल स्टेक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क में धोरी बाज के चले गए हैं, उनकी ओरिएंटेशन ही अलग हो गई है, उनके औलाद सिटीजन बन गए हैं दूसरे स्टेट्स का। हलाली साहब, अगर एक जानिब इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जो है हमारे सिक्योरिटी इदारे उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ और अता तारड़ जैसे लोग जो हैं वो अदलिया को मेलाइन कर रहे हैं। हाज़र सर्विस जजेस को बुरी तरह जलसों में पुकारा जा रहा है, और इवन जो है एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक ऐसी ज़ुबान बोली जा रही है जलसों में कि जो काबिल कबूल नहीं है। आपका टेक चाहूँगा उसके ऊपर। मैं तो सिर्फ उसके बारे में ये कहूँगा कि एक्स चीफ जस्टिस ने कहा है, फखर से कहता है कि हमने सिर्फ एक केस नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला किया था, नहीं तो हम हर वक्त उसके साथ खड़े हुए थे। ये कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस को कहना चाहिए? जी, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस को कहना चाहिए हाँ गलतियां होती हैं, कभी कभी मैंने भी गलतियां, गलत फैसले दे दिए। इसका क्या मतलब आपको? अच्छा, लेकिन जफर साहब एग्जैक्टली इस तरह की स्टेटमेंट्स पास करना, क्या ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है कोई अच्छा वे तो नहीं है? नहीं जी, ये तो लैक ऑफ रिस्पॉन्स, माने एवरीबॉडी सीम्स टू हैव लैक दैट सेंस ऑफ बैलेंस ही नहीं है। एग्जैक्टली भाई हर वक्त गलतियां होती है, मगर एक चीफ जस्टिस को होकर क्या है कि भाई मैंने भी गलत फैसले किए होंगे। हाँ, इस तरह से तो आप अपने स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी, इस तरह अपनी क्रेडिबिलिटी आप खो जाते हैं जब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करते हैं। ऑब्वियसली आप एक ओहदे पे रह चुके हुए हैं और आप ये बात कर रहे हैं। तो जफर अलाली साहब, क्या आप समझते हैं कि हाज़र सर्विस जजेस को मेलाइन करना और उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल करना जलसों में, क्या ये अपनी मनपसंद फैसले देने के लिए दबाव डाला जा रहा है जुडिशरी के ऊपर? देखिए, मैं आपसे एक सवाल मैं काउंटर वैसे सवाल आपसे कहूंगा जी जी, कि किस मुल्क में जज जो है वो रिक्रूट खुद ही करते हैं, वो पोस्ट खुद ही करते हैं, प्रमोट खुद ही करते हैं, डिसिप्लिन खुद ही करते हैं, हर चीज खुद करते हैं। ये किस मुल्क में ये है भाई? आप तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं। जजेस सेलेक्ट देमसेल्व्स, प्रमोट देमसेल्व्स, पोस्ट देमसेल्व्स, रिवॉर्ड देमसेल्व्स, किधर है, कौन सा मुल्क? ये सोचिए थोड़ा, एक अलमिया तो है हर चीज। अलाली साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि आज इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं। लाहौर से दाता दरबार तक उनकी एक रैली निकलने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान भी अपनी कैंपेन या तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेन शुरू करेगी, और मरीम नवाज शरीफ जो है वो तंजीम साजी के नाम के ऊपर इस वक्त जो है जलसे मुख्तलिफ शहरों में कर रही हैं, और बड़ी गन गरज सुनने में आ रही है, और बड़ी मतलब जो है मतलब उनके जलसों में एंटी इमरान खान या एंटी तहरीक इंसाफ के अलावा हमें को पाकिस्तान के जो अवाम के बड़े मसाइल हैं, पहाड़ जैसे मसाइल हैं, वो अभी तक
उनके एड्रेस करने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाउ डू यू सी देखिए इट? कैसे आएगा आपको, आप अपना सिस्टम देखें, वेस्टमिंस्टर सिस्टम, Yes. लॉयल ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट वेस्टमिंस्टर में क्रिएट हुआ है। लॉयल ऑपोजिशन, इस मुल्क में लॉयल नहीं, इस मुल्क में अपोनेंट जो आपका है वो गद्दार है। और अच्छा आपका पहला काम ये है उसको मारना। जफर साहब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आगे जवाब लीजिएगा, डोंट गो एनीवेयर, ब्रेक का टाइम है। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। हम जाने से पहले बात कर रहे थे और उसको कंटिन्यू करते हैं जी हलाली साहब से। जी हलाली साहब, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो बेस्ड है वेस्टमिंस्टर टाइप गवर्नमेंट पे जी, और वो होता है लॉयल ऑपोजिशन। कॉन्सेप्ट है लॉयल ऑपोजिशन। लॉयल ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वो उतने ही वतन को सपोर्ट करते हैं जितना आप करते हैं, मगर आपके और उनके पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है। वो पॉलिटिकल अपोनेंट है। इधर पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं होते हैं, इधर दुश्मन होते हैं जिनके जान लेने के लिए लोग प्लान करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे निकालें, ये करें वो करें। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने बयान भी दिया परसों जी। जी हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ ये सिस्टम ही गलत है इस मुल्क के लिए, और ये वेस्टमिंस्टर बिल्कुल बेकार सिस्टम है। इधर तो क्या आपको मैं बताऊं। जफर अली साहब, आपने डिफरेंट जो है वेस्टर्न कंट्रीज के सिस्टम देखे, निज़ाम हुकूमत देखे, वहाँ के आइन देखे, क्या आपने कहीं फ्रेंडली ऑपोजिशन भी देखी जी? एवरी फ्रेंडली और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। फ्रेंडली एंड कंस्ट्रक्टिव। किसी के पास नेशनलाइजेशन का, जैसे लेबर पार्टी होता था वो नेशनलाइजेशन पे करते थे, नेशनल हेल्थ सर्विस होता था, और जब कंजर्वेटिव पार्टी होते थे वो कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। ऐसे इंटेलेक्चुअल और डिबेट्स होते थे। लेकिन पाकिस्तान में हमने तो आज तक कभी शैडो ऑपोजिशन नहीं देखी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शैडो कैबिनेट जिसे कहते हैं आप, शैडो कैबिनेट ऑपोजिशन जो बनाती हैं। और ये तो फैमिली पार्टीज हैं, ये डायनास्टिक पार्टीज हैं जी। इमरान खान की भी पार्टी, कौन है नंबर 2 किसी को पता ही नहीं है, नंबर 3 किस कौन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या भाई एक ये द होल कॉन्सेप्ट इधर नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा आप एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम करें कि एक आदमी आता है वो जीत जाता है तो वो अपना खुद ही लोगों को ले आता है, 5 साल के लिए वो ठहरता है, वो चले जाता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये जो पार्टी सिस्टम, ये वो एक एक को पैसे देते हैं, तनख्वाह अपनी के बढ़ाते हैं। आप सोचिए तो सही, डेवलपमेंट फंड एमपी साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स है और पॉलिटिकल टर्मोइल जो है अपने अरूज पर है। आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? काश के मुझे पता होता, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं। मरूजी हालात देख के तो आप कुछ गैस तो कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं ना कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल सी सारी सिचुएशन हो चुकी है। अगर मुझे पता होता, अगर मैं इंटेलिजेंट गैस भी कर सकता तो शायद मैं करोड़पति बन जाता। हलाली साहब, पाकिस्तान में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जब आई थी 1988 में, उसके बाद वो जब तक कब्र में नहीं चली गई वो यही रोती रही कि मेरा मैंडेट जो है वो चोरी किया जाता है और उसको मैंडेट को रिग किया जाता है। आज भी मामला तो आपको ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि अवाम का जो हकीकी मैंडेट है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, और क्या जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगे? आप वो जाते हैं, हो गए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। आप ये कहें कि रोक कैसे सकते हैं, फिर शायद कोई आदमी बात में तो होता ही रहता है। किसने मैंडेट पूरा किया है? भाई खुद कहते हैं कि कोई इलेक्शन, सिर्फ वाहिद इलेक्शन 1971 का जो था, जी, उसके अलावा कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, और वो इसलिए फेयर हुआ कि उस वक्त इनको जरूरत नहीं पड़ी थी पैसे बांटने। लेकिन वो भी तो हजम नहीं हुआ था ना जी, वो मैंडेट अवाम का जो था 71 में। हाँ, वो और फिर वो हैंडल नहीं हो सका। जी बिल्कुल, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस जो नहीं थी उनकी कि ऐसा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल नहीं थी। वो तो खुद कहा याहिया खान, वो साहिबजादा उस वक्त था, शेर अली मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन था याहिया खान का, वो खुद कहा याहिया खान को
उसके कोई जरूरत नहीं है हम ये करें वो करें, हम कोई वोट ये मेजॉरिटी नहीं लेगा और आप ही गवर्नमेंट बनाएंगे। हंग पार्लियामेंट बनेगी और आप ही। हलाली साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप 1971 के जो बदतरीन हालात थे पोस्ट इलेक्शंस 70 के बाद, क्या आज के जो हालात हैं इनमें मुमासलत है, कोई आपको नजर आ रही है जी? मैं ये कहता हूँ कि अगर ये इलेक्शन ठीक तरीके से ना हो और वायलेंस हो या खुदा ना खास्ता कोई मारे जाए, तो फिर मेरे ख्याल में वही नौबत आएगी जो 1971 की आई थी पाकिस्तान में। अफसोसनाक जो बात है। थैंक यू वेरी मच हलाली साहब, आपने अपना कीमत दिया। देखिए, बात तो जो बिगड़ती है वो मैं समझता हूँ कि लबीबा, अवाम का जब मैंडेट को चोरी किया जाता है, स्टील किया जाता है, तो अवाम अपने मैंडेट को बचाने के लिए आगे आ सकते हैं। जैसे हमने देखा 71 में भी ऐसे हुआ, 70 के इलेक्शंस का मैंडेट मतलब शेख मुजीब को मिला था, और वो जो अभी हलाली साहब बात कर रहे थे, उस वक्त याहिया खान को उनके जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने यही कहा था, उनके जो IB के हेड थे रिजवी साहब, उन्होंने भी ये कहा था हंग पार्लियामेंट बनेगी और आप LFO के तहत इलेक्शन करवा रहे हैं, अगर वो नहीं मानेंगे आप असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं और आप ही हुक्मरान रहेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो सब कुछ उलट गया, तो फिर हमने उनका मैंडेट नहीं दिया उनको। मेरी ना अकल दंग इस बात से है कि लोग अपनी गलतियों से अपने पास से सीखते हैं, वही चीज़ें कभी नहीं दोहराते। समझ से बाहर है कि आपके पास इतनी बड़ी हिस्ट्री पड़ी हुई है, बावजूद इसके कि आप उसको दोहराएं नहीं, उससे अच्छी कोई चीज़ सीखें और कोई अच्छी आगे करने की कोशिश करें। आपसी जंगी ख़त्म नहीं हो रही, सीट की आपकी लड़ाई नहीं हो रही है, और समझ से बाहर है कि आग तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। आपस में सिर्फ ये लड़ाई है, वही हफ्ज़ इक़्तिदार की बात है कि मैं बैठ जाऊँ। आप मुझे बताएं इस टाइम पर ये ख़त्म होती है हुकूमत जो भी अगली आई, क्या उसके लिए इतना आसान है सीढ़ियां चढ़ना? इतना टफ होगा टाइम जो अब है उससे भी ज्यादा। साल तो अल्लाह ताला खैर पाकिस्तान को सलामत रखे। एग्जैक्टली नहीं 2-3 साल जो इस वक्त इकोनॉमी का टर्मोइल है, नहीं हम स्टेबल होते कहीं 2-3 साल तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 2-3 साल को हमें गड्ढे में गिर चुके हैं इस वक्त, उसमें से निकलने में कम से कम नहीं तो 3 साल रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं है, पावर पॉलिटिक्स है, और मैं नहीं कहता कि उसकी बुनियाद किसने रखी है। लिसनर्स सब जानते हैं कि पावर पॉलिटिक्स की बुनियाद कब रखी गई। जनरल ज़ियाउल हक का जो ज़माना था, उसके बाद जो 1985 में जो नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस करवाए, उसके बाद जो लोग आए और उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, और वो बिजनेसमैन थे और वो उनके मफादात थे, वही आज तक बहुत सारे चल रहे हैं। शेख रशीद भी उस वक्त की पैदावार ही हैं 1985 की इलेक्शन की। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी अपने नाजरीन को कि जिस तरह हम 1 बजे की सारी डेवलपमेंट्स उनके साथ टॉप स्टोरीज जो हम शेयर करते हैं, उसमें हम ये भी बात करते जाएं जो कि नहीं भूलना चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी एक सिनफ़े नाजुक हूँ, तो मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जो है वो औरतों का यानी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और सिनफ़े आहन ने हर एक शोबे में अपने आप को ज़रूर मनवाया, शाना बशाना खड़े होकर अपने आप को ज़रूर मनवाया। ये कहने की बात है कि हाँ फ़लाना जो शोबा है वो ख़वातीन के लिए सूट नहीं है या उसने नहीं किया, उसने अपना आप मनवाने की भरपूर कोशिश भी की है और वो कोशिश करती भी रही है और वो बनवा भी चुकी है। इसी मद में वज़ीर ख़ारजा जो हैं बिलावल भुट्टो, वो जो है अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने ख़वातीन के हवाले से भी बात की है, और उन्होंने एक बात की है जिसमें हम आप बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को इस वक्त दहशतगर्दी, जंग और जो है नफ़रत का सामना है। चूँकि वो बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, उनकी तालीम, अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की तालीम के हवाले से वो बात कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, बात करते करते उन्होंने ये बात ज़रूर की, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है ना जंग से ना किसी और चीज़ से। भाई हम बड़ी मासूम कौम होती है। मैं ऑन अ लाइटर नोट एक बात कर रही हूँ, ये दो अलग अलग बातें, लेकिन उन्होंने बात की है। जाहिर है कि औरत के वजूद के बगैर तो ये कायनात रंग ही नहीं है, रंग ही नहीं है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त जो ख़वातीन हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है, जो माजी में नहीं था, वो काम भी कर रही हैं, एम्बार्गो भी उनके ऊपर कम है, और औरतों की रिस्पेक्ट तो वैसे भी लाजिम है सबके ऊपर, हमारा दीन भी कहता है, इखलाकियात। अच्छा, लेकिन ये कि मैंने वो बिलावल भुट्टो की जो उन्होंने स्पीच भी की और उनके जो पॉइंट्स थे ना, उसको ज़रा लाइटर टोन में बात कर दी, उसके ऊपर हम एक ब्रेक पे जाना, उसके बाद आके बात भी करेंगे। जब इफेक्ट होता है तो बच्चे और औरतें तो बेचारी फिर हैं अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने कुछ और भी बातें की हैं उसी स्पीच में, उस पर मैं बात करना चाहूँगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि स्टेटमेंट्स देने के जो एक ट्रेंड सेट है वो हमेशा से आपको पता है कि हर दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट किसी ना किसी ने दी होती है। जैसे अभी अब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दहशतगर्दी, जंग और ख़तरात का जो है ना, नफ़रत का हमारा सामना है, उसे किस तरह से हम लोगों ने निकलना है, पनपना है। उसी तरह से एक बिल्कुल ही एक और स्टेटमेंट जो दी गई है वो फवाद चौधरी की जानिब से दी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में असल हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की, और शहबाज शरीफ और इसहाक डार को उन्होंने स्पेशली पॉइंट आउट करके कहा है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। किस मद में और किस जुमरे में उन्होंने ये बात की है, काशिफ साहब से पूछते हैं। जी काशिफ साहब। देखिए, जो इक़दाम हैं इस वक्त, और ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, जिसको मैं असल में फ़ौज कहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट तो वैसे हर इंस्टीट्यूशन में होती है, प्राइवेट में भी होती है जी सॉरी, और गवर्नमेंट के इदारों में भी होती है। लेकिन माजी हमारा जो है वो गवाह है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो रहा, ठीक है जी, हर गवर्नमेंट के होता है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि CIA और पेंटागन का जो इनटेक है वो अमेरिका की गवर्नमेंट्स में भी होता है जी। अगर हम देखते हैं कि जो अभी जो हमारे जो जिनके USA के जो प्रेसिडेंट गए हैं जी, उनका भी इल्ज़ाम था कि जी पेंटागन ने जो है मेरी जो है ना गवर्नमेंट को, मेरी फतह को शिकस्त में चेंज किया है। अच्छा, तो ट्रम्प की बात कर रहा हूं। ट्रम्प की बात करें exactly। लेकिन बात यह है कि जब आप देखते हैं कि सिक्योरिटी और जो हमारे सिस्टम होता है किसी भी मुल्क का, किसी रियासत का, उसमें जब आप इनटेक लेते हैं और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अफवाज की होती है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट है उसके अंदर अगर इनटेक उनका भी लिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बयान देने की नौबत क्यों आई फवाद चौधरी साहब से? भी उन्होंने इसहाक डार और अगर उनके बारे में बात की है, शहबाज शरीफ के बारे में, तो स्पेसिफिकली उनके बारे में वो इसलिए आई है कि बेसिकली शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं जी, तो उनकी तमाम सीटें मिला के उनकी सीटें बनती हैं 86। ओके, ठीक है जी। वो एक इत्तेहाद बना के उसके तहत आए और उन्होंने जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है लास्ट ईयर अप्रैल में जो है वो पास करवाई। और उसमें भी आप देखें 2-3 ग्रुप थे, जैसे बाप पार्टी थी, MQM थी, लेकिन उसको वो कहते हैं कि जी रजीम चेंज के तहत आई, ठीक हो गया जी। वेराज जो लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो तहरीक इंसाफ थी। और मैं समझता हूँ आज भी इस बात पे मैं बड़ा मतलब आई एम फर्म बिलीव कि उस वक्त रेजिग्नेशन नहीं देने चाहिए थे इनको अंदर जो है पार्लियामेंट में रहना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब और उनके जो दूसरे रहनुमा हैं वो कहते हैं जी अंदर रहने का फ़ायदा कोई नहीं था, क्योंकि जो फैसले हैं वो बलडोज किए जा रहे थे। तो जैसे अब अपोजिशन लीडर की भी बात की, अब तुम आए तो बड़ी देर के बाद आए, इस वक्त नहीं आना चाहिए था, आपको पहले रहना चाहिए था। अब राजा रियाज साहब जैसे बंदे जो हैं, एक मुनहरफ जो था तहरीक इंसाफ का, उसको आपने डमी बना दिया ऑपोजिशन लीडर। तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत की नाकामी हुई, पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी हुई यहाँ पर, और इसका कसूरवार किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप नहीं ठहरा सकते हैं। जो पार्लियामेंट है उसको बेतौकीर किया गया यहाँ पे हर दौर में, जिसको हम डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं पाकिस्तान में, उसमें हमने पार्लियामेंट को बेतौकीर किया। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 90 में प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम बने थे, उनके 5 प्यारे होते थे, उनके फैसले होते थे। उसके बाद 93 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वो आती थी थोड़ा सा पार्लियामेंट में, लेकिन जो मेन फैसले हैं वो पार्लियामेंट से बाहर करने की जो चलन था वो आज भी कायम है। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो किसी भी जमहूरियत में सुप्रीम हुआ करती है, उसको बेतौकीर सब सियासतदानों ने किया, और आज भी वही कुछ हो रहा है आपके सामने। देखें, जिस तरह फवाद चौधरी ने ये बात की, उन्होंने ये बात की कि जो इसहाक डार और शहबाज शरीफ ने अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकते। वो पता है उन्होंने तनकीद इसलिए की क्योंकि वो बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई थी ना, बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात की है, तो कि भाई अब वो नहीं कर सकते, और ये सिलसिला हुआ है। जी। अब देखिए ना, देखिए मैं तो बात कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट को जो है अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा जो निज़ाम है आइन के तहत वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, तो उसमें हमने पार्लियामेंट को बेतौकीर किया, हमने एम्पावर कभी भी नहीं किया पार्लियामेंट को। बिजनेस कम्युनिटी में ही हमारी जो हुकूमत है गिराने में हाथ था, आपको लगता है? अब बिजनेस कम्युनिटी में ही हमारी जो हुकूमत गिराने में ये हाथ था? नहीं, ये खैर बात नहीं है। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी क्या कर सकती है? बिजनेस कम्युनिटी तो हर हुकूमत के साथ नमक के बराबर वाली चीज़ हो रही है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ हसन साहब, और हम उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
एतजाज हसन साहब, इजलास हो रहा है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ, इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबरान भी वहाँ पे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या आज डेट दे दी जाएगी? अगर नहीं दी जाएगी तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? जी गवर्नर ने तो देनी है, इसमें तो पाबंदी है देने की, क्योंकि इसने तो डिसॉल्व की है असेंबली हो, इसका तो हीला बहाना ही कोई नहीं इसके पास। गवर्नर के पास डेट न देने का और शेड्यूल उस पे न बनने का कोई हीला नहीं, कोई बहाना नहीं। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ये लोग जो है ना, जो ये अवॉइड कर रहे हैं इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने से, चाहे वो ये क्या कि जी ये तो जजमेंट की 4 की अक्सरियत से हमारे हाथ में हो गई है जी, चाहे वो कोई और तारीखों में ताखीर कर रहे हैं, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं, इतनी ताखीर की है उन्होंने, 40 दिन तो गुजार दिए इस सारे प्रोसेस में और हाथ पे हाथ धरे गुजारे जी। या जो भी इंतजामात में दखल देता है और मुदाखलत करता है, ये सब को तौहीन अदालत की सजा होगी और प्राइम मिनिस्टर को भी होगी। ओके। और प्राइम मिनिस्टर को अगर तौहीन अदालत की सजा हो गई कि उसकी गवर्नमेंट के कारिंदे क्यों नहीं ताउन कर रहे इलेक्शन कमीशन से, और क्यों नहीं उनको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करा देने की, ये सब जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है हर चीज की। चौधरी साहब, कल जो मैंने जो पता चला कि कल रात को 12 बजे तक जो है शेड्यूल पंजाब हुकूमत से पंजाब के सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नहीं देना था, जो कि रात गुजर गई 12 बजे, उस वक्त तक नहीं आया, तो इसके बारे में भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। क्या नहीं आया रात 12 बजे? शेड्यूल जी पंजाब के इलेक्शन इंतखाबात का। नहीं, ये छोटी छोटी कंसेप्ट तो तौहीन अदालत की वारदातें तो साथ साथ हो रही है। अच्छा। जब अगर इन्होंने शेड्यूल दे के वो इलेक्शन कैंपेन का मिसाल के तौर पे जो अरसा है, दौरानिया है, आप एक्ट के तहत ये तो पाबंद है कि आप नॉमिनेशन पेपर्स के लिए खास वक्त दें, फिर उनके खिलाफ रिजेक्शन के खिलाफ या एक्सेप्टेंस के खिलाफ अपीलों के लिए खास वक्त दें, फिर अपीलें वो सुनी जाए, फिर उनके फैसले हो, फिर सिंबल्स अलॉट हो, वो एक पीरियड वो तो है। पर उसके बाद जो इलेक्शन कैंपेन के 4 महीने हैं, 4 हफ्ते हैं, 4-5 हफ्ते, उसको रिड्यूस कर सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर एडजस्टमेंट करके शेड्यूल में इलेक्शन करा देता है, ये अनाउंस भी कर देता है और वो शेड्यूल दे देता है, इलेक्शन कमिश्नर ने अपना काम कर दिया। अच्छा। एक बहुत बड़ा काम कर दिया, जिम्मेदारी निभा दी। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जो उसकी जरूरतें हैं उनको कन्वे करना है हर मुतल्लिका महकमे को। फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि पैसा दो, आर्मी को के वो दो, अमला दो जी, सिक्योरिटी, मतलब इलेक्शन कमीशन एम्पावर हो गया ना जी वो इन सब इदारों को ऑर्डर करने का। हाँ, तो ये ऑर्डर जो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानेगा वो कंटेम्प्ट करेगा इलेक्शन कमीशन की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी। जी ठीक है। एतजाज हसन साहब, जो जिस किस्म की जुबान इस वक्त हाजिर सर्विस जजेस के बारे में बोली जा रही है, आपका टेक चाहूँगा उस पर कि मतलब ये जो जुबान जो है डेलिब्रेटली बोली जा रही है कि यह वाकई इसके पीछे कुछ हकीकत है? नहीं, ये तो मरियम बीबी का कुछ तरीका ही ऐसा हो गया है। अब वो ये कभी किसी ने देखा है, कभी हुआ है कि आप जलसे पे जजों की बहुत सारी तस्वीरें लगा के, अच्छा, उनके चेहरों से उनकी पहचान करा के करा रहे हैं सारे जलसे में, और वो रिकॉर्डिंग बहुत सारी होगी। अब उनको पता है कि कौन सा जज था, कौन इसमें हाजिर सर्विस है, 2 हाजिर सर्विस जी जज सुप्रीम कोर्ट, इस तरह उनको थ्रेटन करना। तो एतजाज साहब, जिस तरह से लीडर्स अगर ये काम कर रहे हैं तो जारी बात है कौम जो है और जो आवाम है वो तो अपने लीडर्स को मानती है, उनके पेशे मतलब आपके कदम के साथ कदम मिलाकर चलती है, जो वो हर करते हैं उन्हीं को समझती है कि वो ठीक होगा। तो ये ट्रेंड सेट करना कोई अच्छी चीज तो नहीं है?
नहीं अच्छी चीज नहीं है, पर मुस्लिम लीग नवाज का तो तरीका ये है, हमारा तरीका नहीं है। हमने कभी किसी जज पे हमला किया है नहीं है, हमारे खिलाफ फांसियों की सजाएं हो गई है। एग्जैक्टली, मतलब ये तो इनको तो नाखून जरा कोई लग जाए तो ये जाके सुप्रीम कोर्ट से हमला करने को तैयार हो जाते हैं। हमला तो इतना हमला किया इन्होंने 1997 में जो था, हमला करने को तैयार हो जाते हैं। 5 जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी, सजाद अली शाह की बात कर रहे हैं। जी पीछे कम है, सजाद अली शाह जी जी, पीछे दरवाजा उनके पीछे होता है जिससे वो आते हैं और निकलते हैं। उस दरवाजे को खोल के कुर्सियां गिरी हुई और वो बाहर भागे क्योंकि वो क्राउड आ गया था, ऊपर चढ़ आया था। एतजाज अहसन साहब, ये जो दो सूबों का इलेक्शन है, इस पर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बयानात हैं आपके लीडरान के, उनसे बज़ाहिर ये लग रहा है कि आपको कोई एतराज़ नहीं है कि विद इन टाइम फ्रेम ये इलेक्शन हो जाए, लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है कि 90 डेज में इलेक्शन होना चाहिए। आप भी ये बात करते हैं, खोसा साहब भी करते हैं कि 90 डेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई पॉलिसी स्टेटमेंट अभी तक हमारे सामने नहीं आया। उस तरह से जिस तरह से इन्फोर्स करके कोई पार्टी स्टेटमेंट आता है ना, उस तरह से नहीं आया। अरे बीबी, ये जो नून लीग वाले हैं और ये बयानिया जो है राना सनाउल्लाह का जी, उसके साथ हम किस तरह साथ चलते थे? वो गालियां देता वो भी जी, अजब जबान इस्तेमाल करते हैं। अब और वो इनको हमारी हुकूमत को बर्बाद करा कर रहा है, तबाह कर रहा है। वहाँ और भी नून लीग में उनके पार्टनर हैं जी, इत्तेहादी हैं जी, मानता हूँ मैं, इसीलिए ये तो कह रहा हूँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा शराफत की सियासत की, अपने पे जबर हुआ है, जुल्म हुआ है, लेकिन उन्होंने इस किस्म का हमने कभी काम नहीं किया। और ये जो है ये PML नवाज लेड इंसरेक्शन है। अब देखें शहबाज शरीफ ने जी हर तकर्री का और उसके हर प्रमोशन पे लाजमी कर दिया है कि रिपोर्ट आए ISI से। जी थैंक यू वेरी मच एतजाज साहब। एग्जैक्टली, बहुत मजे की बातें करते हैं, एग्जैक्टली वो बात करते हुए और वो बात करें लेकिन वक्त की कमी आड़े आई। अच्छा, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि मैंने ये भी देखा कि PMLN के पहले भी हमने लतीफ़ साहब से भी बात की थी, खोसा साहब से भी बात की थी, उन्होंने अभी से भी बात की है। हर कोई जो है ना अपने आप को ज़रा दूर से करने की कोशिश कर रहा होता है और यही नज़र आ रहा है कि वो नहीं चाह रहे इस टाइम पर कि जो भी पॉलिसी दिखी जा रही है PDM की, वो उनसे हाथ खड़े किए हुए हैं। अवाम को जिंदा दरगोर करने वाली पॉलिसियाँ जो थी इस इत्तेहादी हुकूमत की थी जी, तो अब सब उससे भाग रहे हैं, उसकी ओनरशिप से सब। जी सर, हमारे साथ वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। अपना कीमती राय देने से हमें ज़रूर दीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।